बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इब्तिदा करेंगे आज कुछ बड़ी न्यूज़ हैं उनसे। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बैक डोर मुज़ाकरात की बात हो रही है इस वक्त, वो कहाँ तक सच है और क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक हो सकते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो शायद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल को। इंटरव्यू तो बेसिकली नहीं था, ये एक मीडिया टॉक थी। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं बड़ी तल्ख किस्म की, और गुफ्तगू है जो उनके अपने अंदर के जज्बात हैं वो आमतौर पे इस तरह का इजहार करते ही रहते हैं। तो कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या बात की है इस पर बात करेंगे। और तीसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर मेरी मुराद इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और शेख रशीद अहमद साहब और ख़ासकर परवेज़ इलाही साहब हैं। क्या वो अपना वोट दे सकते हैं? अगर वो अपना वोट दे सकते हैं तो वो वोट किस तरह देंगे, और फिर क्या उनका वोट काउंट भी होगा या नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। एनीवे हम इब्तिदा इसी से करते हैं। तो ये आम इंतखाबात में जो 2024 में हो रहा है कि उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद साहब अपना वोट किस तरह करेंगे। तो ख़बर यह है कि आम इंतखाबात 2024 में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद अहमद, परवेज़ इलाही ने पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालने की दरख्वास्त दे दी है। तफसील इसकी कुछ यूँ है कि जेलों में कैद आम अफराद इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के ज़रिए हक़ राय दही इस्तेमाल करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। इस सिलसिला में साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब समेत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, यानी वो साबिक वज़ीर ख़ारजा है, शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पोस्टल बैलेट ही के ज़रिए सेंट्रल जेल अडियाला से वोट कास्ट करेंगे। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी से मजमूई तौर पर 145 असीरान पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालने का हक़ इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं। इस सिलसिले में जेल इंतज़ामिया से रजू करने वालों में जेल में कैद अहम शख्सियात भी शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद सेंट्रल जेल अडियाला इंतज़ामिया ने पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कास्ट करने की ख्वाहिश रखने वाले असीरान को दरख्वास्त देने के लिए 22 जनवरी तक का वक्त दिया था। ताहम असीरान को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए मुजाज़ अथॉरिटी ने मंजूरी से इजाफी वक्त भी दे दिया है। मतलब ये पहले असीरान के लिए, यानी जो जेल में कैदी होते हैं उनके लिए पहले 22 फ़रवरी तक का वक्त था कि वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि मैं वोट देना चाहता हूँ। तो अब ये वोट जो है उनका जो टाइम है उसमें इजाफा कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने तक 145 असीरान, जिनमें बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट के ज़रिए हक़ राय इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जेल हकाम के मुताबिक इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कास्ट करने वाले तमाम असीरान की दरख्वास्तें और तफसीलात डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाई जाएंगी। असीरान के पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालने के हवाले से एक सीनियर अफसर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग मटेरियल, बैलेट और पेपर्स बैलेट वगैरह पहुंचने पर पोलिंग डे से एक दिन कबल जेल में पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ बनाकर असीरान को वोट डालने की सहूलत मुहैया की जाएगी। वोटिंग और पोलिंग के अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम कास्ट शुदा वोट और मटीरियल बमा पैकेट सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाया जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती और नतायज इलेक्शन कमीशन में ही मुरतब होंगे। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दूं कि जो जेल अडियाला जेल में से टोटल 145 कैदी जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दे दी है कि हम अपना वोट जो है वो कास्ट करना चाहते हैं। अब उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने पोस्टल बैलेट की आपने उसमें एप्लीकेशन देनी होती है कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए मैं वोट कास्ट करना चाहता हूँ। तो पहले उनको 22 तक का वक्त दिया गया था, अब वो बढ़ा दिया गया है टाइम। तो अब होगा ऐसे कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स वो एक दिन पहले जेल में भेज दिए जाएंगे। वहाँ पे वो 145 लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब और शेख रशीद साहब शामिल हैं। वो सारे सब आपको पता है कि अडियाला जेल में है। तो वो अपना वोट कास्ट करेंगे, फिर वो बैलेट बॉक्स वो उठाकर वापस रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो होंगे। फिर उनकी गिनती भी वहीं पर होगी और अनाउंसमेंट भी वहीं पर होगी। तो ये जेल में उसकी अनाउंसमेंट और ये नहीं होगी। अब इस बात की ज़मानत क्या है? वैसे तो वो 145 वोट हैं, उस पर क्या धांधली और क्या होना है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब का वोट जो है वो इमरान खान साहब डालेंगे तो इमरान खान साहब को ही निकलेगा या कहीं और चला जाएगा। अब खैर ये वक्त बताएगा। एनीवे ये चूँकि खबर थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि अब चूँकि इमरान खान साहब जेल में है तो जेल में रहकर वो अपना वोट कैसे कास्ट करेंगे। तो बहरहाल ये टेंशन किसी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है कि खान साहब अपना वोट जो है बहरहाल वो कास्ट
کر سکتے ہیں. کم از کم اس حکومت کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں, اتنا حق تو ان کا بنتا ہے کریڈٹ لینے کا کہ انہوں نے خان صاحب کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. اب وہ کاسٹ ہونے کے بعد کس طرف جاتا ہے یہ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ایک کیس کے سلسلے میں نیب میں پیش ہوئے. وہ کیس بھی یہ تھا کہ ان کے, آپ کو پتہ ہے, اسپوکس پرسن حافظ عثمان صاحب کو نیب نے ایک نوٹس بھیجا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کلیئر نہیں, اسی سلسلے میں وہ نیب میں پیش ہوئے ہیں. تو اس پہ ایک خبر آئی ہے, وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس طرح الیکشن کرانے سے ملک کسی صورت نہیں چلے گا. میں سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں مسلم لیگ نون کھڑی ہے. آپ یہ ذرا غور کیجیے گا کہ انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ جہاں مسلم لیگ نون کھڑی ہے. اب وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ کچھ اس طرح تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے کوآرڈینیٹر کے ساتھ اینٹی کرپشن کے آفس پہنچ گئے, جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ کیا ہے میں خود پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں. حافظ عثمان کو آج طلب کیا گیا. حافظ عثمان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ مانگا. حافظ عثمان کو جو نوٹس دیا گیا ہے کلیئر نہیں ہے. الیکشن سے پہلے لوگوں کو کبھی پولیس بلا رہی ہے, کبھی نیب, کبھی اینٹی کرپشن بلا رہی ہے. اچھا, یہ نیب نہیں بلکہ اینٹی کرپشن نے انہیں بلایا تھا. ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں اور وہ ان کے بیسیکلی کوآرڈینیٹر بھی ہیں, میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ویسے, ان کو نوٹس آیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کیوں مانگ لیا مسلم لیگ نون سے. تو آپ کو اس طرح کی پہلے بھی خبر ملی ہوگی کہ یہ اور شخصیت ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بے عزت کر دیا باقاعدہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کیوں ٹکٹ مانگ رہے ہو, آپ نے کس لیے ٹکٹ مانگا ہے. مطلب وہ چونکہ ان کی وہ انہیں اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں اور اپنے ذاتی ملازمین میں انہیں گنتے ہیں, تو انہوں نے اس وجہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ آپ نے کیوں مانگا, اس پر برہم ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب. تو بہرحال یہ تو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی نوکر ملازم یا کوئی یہ حق بھی رکھتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے یا کرائے دہی ان کے لیے ہو سکے. تو یہ ان کا خیر پرانا مسئلہ ہے. یہی بات انہوں نے بھی کی ہے کہ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ان سے ٹکٹ مانگ لیا تھا اور اس وجہ سے ان پر کیس بنائے جا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مطلب یہ جھوٹا کیس ہے. خیر, وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. پھر سے طلبیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پکڑ دھکڑ سے الیکشن متنازع ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن موجودہ الیکشن کو جتنا غیر متنازع بنائے اتنا اچھا ہوگا. لیکن یہ کیسا الیکشن ہے کہ الیکشن کے دوران نمائندوں کو طلب کیا جا رہا ہے, انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو الیکشن نہیں لڑ رہا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے, جو الیکشن لڑے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. خیر, وہ تو آپ کو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے. کسی کی سپورٹ سے ملک نہ پہلے چلا نہ آئندہ چلے گا. اس طرح الیکشن کرانے سے ملک کسی صورت نہیں چلے گا. آئینی عمل متنازع بنا کر ملک کبھی نہیں چلتے. الیکشن کے عمل کو غیر متنازع بنائیں اور شفاف الیکشن کروائیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نون لیگ سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں 35 سال سے نون لیگ سے منسلک ہوں. میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں مسلم لیگ نون کھڑی ہے. میری مسلم لیگ نون سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا اور نون لیگ کے خلاف کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا. نواز شریف نے وطن واپسی پر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اچھا, یہ ساری گفتگو جو ہے وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے یا میں مسلم لیگ نون کے اگینسٹ کسی پارٹی میں جا کر الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ہاں, وہ یہ ضرور کہتے رہے کہ جس طرح کا یہ الیکشن ہو رہا ہے, مطلب اس الیکشن میں کیا ہو رہا ہے وہ پکڑ دھکڑ کی انہوں نے بات کر دی. انہوں نے کہا جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو نہیں لڑ رہا اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو لڑے گا اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو وہ بھی سب کو سامنے ہے. بازو مرو پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, انٹرویو کروائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پکڑ دھکڑ شروع ہے, فیملیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ ساری مسلم لیگ نون کی بہرحال پالیسی ہے. اس طرح کا بدترین انتخاب کی میں نہیں کہہ رہا, ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اتنا بدترین اور اتنا بلیک میل کر کے الیکشن لڑنے کا جو ہے پروسیس وہ کبھی بھی پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہی وجہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر لوگ تھے, جو میچور لوگ تھے, جو جنرل مطلب ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے لوگ تھے, وہ اس وقت اس پروسیس سے بہرحال الگ ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی طرح اس پروسیس میں جا کر الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. ان فیوچر کبھی انہیں لگا کہ یہ ماحول بہتر ہے تو ممکن ہے وہ لڑ بھی لیں, لیکن فی الحال یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جس طرح کا الیکشن کروا رہی ہے, یعنی یہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر جس طرح آ رہی ہے, لوگوں کو بلیک میل کر کے, لوگوں کو ہراساں کر کے, لوگوں کو مار پیٹ کر کے, لوگوں کی فیملیوں کو ہراساں کر کے, انہیں ٹارچر سیل میں رکھ کر, رسوا کرا کر, پریس کانفرنسز کروا کر, بلیک میل کر کے جس طرح وہ کندھوں پر سوار ہو کر الیکشن میں آنا چاہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک متنازع طریقہ کار ہوگا اور یہ اس سے کبھی بھی ملک نہیں چلے گا. اور یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ جب آپ اس طرح پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں تو کیا پاکستان کی اپنی عوام تو آپ پر بالکل ٹرسٹ نہیں کرے گی. اگر آپ بن بھی جاتے ہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم, جو کہ بہت مشکل ہے, لیکن پاکستان کی قوم تو آپ پر بالکل اعتماد نہیں کر رہی, نہ اس نے کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھ رہا؟ آپ کے ساتھ کوئی جب ڈیل کرنے کے لیے, تو
कौन डील करेगा आपके साथ? कौन, कोई क्या बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे पास? कोई भी मुल्क किसी भी तरह का, वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली चली तो ये कितनी चल जाएगी, ये कितनी गवर्नमेंट चल लेगी, इसके बाद एहतजाज और एक सिलसिला पूरा शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब गवर्नमेंट ही नहीं चलेगी तो मुल्क क्या चलना है? तो यही शायद खाकान अब्बासी साहब का भी बहरहाल कहना था। एनीवे, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने जो आपसे शेयर करनी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैकडोर मुज़ाकरात हैं। अच्छा, आप एक वैसे तो इलेक्शन का माहौल है, लेकिन मैंने कभी भी इस इलेक्शन में अभी तक मैंने कोई बड़ा जलसा बहरहाल नहीं देखा। जिस तरह के पहले इलेक्शंस में हुआ करते थे, आप छोटी छोटी जलसियां देख रहे हैं, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स आप देख रहे हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में जलसा हो गया, हॉकी ग्राउंड में जलसा हो गया, स्कूल में जलसा हो गया, फिर साथ बॉर्डर लाइन लगाई जाती है, इतना इधर से छोड़ दो ग्राउंड, इतना इधर से छोड़ दो, सिक्योरिटी के मामला, जो भी खैर वजह बनाकर वो जितनी जगह पे किया जाता है वो भी फिल नहीं होती। खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हो, खा वो मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, किसी को तहरीक इंसाफ को तो खैर करने ही नहीं दिया जा रहा, उनका तो मामले ही लगा है। तो दोनों बड़ी जमातें जो कर रही हैं वो जलसे तो नहीं कर रही, जलसियां कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। इतने लोग, कोई किसी गांव में कोई बड़ी फौतगी हो जाए ना तो यकीन करें इतने लोग जनाजे में इकट्ठे हो जाते हैं जितने इनके जलसे में। ये हैं तो वैसे मुस्लिम लीग नून के भी ये जनाजे ही हैं, इनका अब आखिरी वक्त चल रहा है, तो अब ये जनाजे ही उठ रहे हैं। तो अब जब ये अपना वो बोरी बिस्तर लपेट रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, अब ये जमात अब जब ख़त्म होने को जा रही है, तो ये उनकी निशानियाँ लामात हैं कि ये जनाजे हैं, आपने उसमें शमूलियत हो रही है, जितने लोग बच गए उनकी। एनीवे, तो बड़ा जलसा तो खैर मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी जो जलसियाँ इस वक्त कर रहे हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो टारगेट इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को वो टारगेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चौथी मरतबा जिसको वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, इसको वोट देकर आप वोट ज़ाया करेंगे। उनका ये कहना था। वैसे ये आज़ाद उम्मीदवारान के हवाले से भी पहले वो बोल चुके हैं कि वो ज़ाया करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि चौथी मरतबा जिस शख्स को आप वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं उसको वोट देकर आप ज़ाया करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जिसको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, अगर उसको वोट देकर ज़ाया होगा, तो जो आपको वोट देने जा रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वही वोट, सारे के सारे वोटर के वोट इकट्ठे करके आप वो पूरे का पूरा ट्रक भर कर मुस्लिम लीग नून के खाते में उल्टा नहीं देंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि आपको दोबारा वजारत खारजा नहीं तो 10-12 वजारतें और हुकूमत में शमूलियत और इस तरह का आपको लालच दिया गया, तो आप दोबारा जहाज पर झूले लेने के लिए आप कभी किसी मुल्क के कभी किसी मुल्क के, आप दोबारा पूरे के पूरे वोट उठाकर वो मुस्लिम लीग नून की गोद में नहीं डालेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? आपकी पुरानी हिस्ट्री भी देखी जाए तो इस तरह का कोई मिलता नहीं है मामला कि आपने कभी किसी इस तरह का अवाम के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो आप भी तो ये कर सकते हैं, वोट देकर आपको भी ज़ाया किया जा सकता है। नवाज शरीफ को वोट देकर ज़ाया करना तो वैसे ही ज़ाया करना है, आज़ाद उम्मीदवार को भी, मतलब आज़ाद उम्मीदवारान को भी वोट देकर ज़ाया करना है, तो फिर वोट बंदा दे किसको? खैर, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई जो है उनके बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, ये मुज़ाकरात में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एतजाज़ अहसन साहब का एक नाम आ रहा है, एक लतीफ़ खोसा साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका नाम आ रहा है, नदीम अफजल चंद साहब का उसमें नाम आ रहा है कि नदीम अफजल चंद साहब भी उसमें बड़े एक्टिव हैं मामला ठीक करवाने में या मामला तय, और भी कुछ 2-4-5 बंदे हैं जिनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी हद तक चीज़ें जो है वो बैकडोर मुज़ाकरात करके ठीक कर ली जाएँ। मैंने जब इस बात को कन्फर्म करने के लिए मैंने रब्ता किया एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं अगली हुकूमत के लिए, तो उन्होंने मुझे बहरहाल एक बड़ा नबातुल्ला जवाब दिया। उन्होंने कहा इस तरह होते रहते हैं सियासी जमातों के दरमियान, और हुकूमत जब बनती है, हुकूमत बनने से पहले भी, हुकूमत बनने के बाद भी, इलेक्शन के दौरान भी, तो ये पाकिस्तान के लिए मतलब है, ये कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और मुज़ाकरात होते रहते हैं। मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया कि हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि ये मुज़ाकरात होते रहते हैं, चलते रहते हैं, पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुज़ाकरात होते रहते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि आप अगर पीपल्स पार्टी एक बड़ी मतलब है मिकदार में एक बड़ी रीज़नेबल सीट्स ले जाती है और सूरत हाल ये बन जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों में से किसी एक के साथ अगर वो कोलैबोरेशन करती है, अगर इत्तेहाद करती है, तो उसकी हुकूमत बन सकती है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हों, एक तरफ तहरीक इंसाफ के सारे आज़ाद उम्मीदवारान भी हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हो, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि देखें, आज़ाद उम्मीदवारान जो है अभी तो उनका कंफर्म नहीं है कि वो खुद किस पार्टी में जाना चाहेंगे, तो या उसके बारे में क्या आगे सूरत हाल बनती है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन करें, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में से अगर किसी एक जमात के साथ हमें इंतखाबी इत्तेहाद करना पड़ा, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा ये ख्याल है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपैरेटिवली बेहतर होगी। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि वजह क्या है, किस लिए बेहतर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून क्यों बेहतर नहीं होगी?
تو ایک تو پھر انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ جنرل ضیاء الحق کی سیاسی اولاد کے ساتھ تو ہم کسی طرح بھی اتحاد نہیں کریں گے پولیٹیکلی کسی قسم کا، گو کہ ماضی میں وہ ہوتا بھی رہا ہے، اس پر انہوں نے خیر بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، پھر انہوں نے گول کر کے ذرا بات کی کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کی پبلک کیا چاہتی ہے، تو ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ یا ایسی پارٹی کے ساتھ کولیبریشن کریں جس کو عوام پسند کرتی ہے اور جو عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی ہو، تو بہتر ہوگا کہ پھر وہ عوامی حکومت بھی ہوگی اور مضبوط حکومت بھی بنے گی۔ تو لگتا یہی ہے معاملہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فیوچر میں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ شاید اتحاد کر لے۔ پیپلز پارٹی تو بہرحال یہ چاہ رہی ہے کہ ہو جائے، اب تحریک انصاف کیا چاہتی ہے یہ الیکشن کے بعد اپنی سیٹس دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا نگہبان۔ والسلام۔